हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ में आज मैं लेकर आ गया हूँ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास पे डिस्कशन करने वाले हैं। भारतीय इतिहास का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले इसके कई पार्ट पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें इसका विज्ञान का पोर्शन चल रहा है, ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है। तो आप यदि उसे नहीं देखें हैं तो आप उसे भी देखें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस। भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज जो है हम प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है पाषाण काल। तो आइए देखते हैं, इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ताम्र पाषाण जो है वो पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हम बात करें पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों का, तो उसमें पूरा पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है एवं मध्य पाषाण काल आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है 1957-58 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भीमबेटिका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटिका की जो शैलाश्रय है वह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से क्या है, यह प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है वो भीमबेटका में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो कालों का हमको सही कालानुक्रम बताना है, जिसमें इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है और हमारा अगला टॉपिक आ जाता है फिर सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पहला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समयावधि से यह जुड़ा हुआ है। तो धौलावीरा जो है कैसा स्थल है। तो धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश है, क्या है। तो विशाल एक आयताकार टैंक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। और इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था। तो 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और यहीं से जो है वह 3 मुख वाले देवता का एक जो है मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिसको पशुपतिनाथ के मूर्ति के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो रावी नदी के खुदाई के दौरान जो है वह हड़प्पा सभ्यता मिला था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे। तो उत्खननकर्ता थे दयाराम सहनी और मधोस्वरूप वत्स से। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने, धातु की वस्तुएं बनाने, मुहर बनाने एवं तराजू का निर्माण करने आदि कार्यों के लिए शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था। तो यह जो है चरहुदड़ो था। चरहुदड़ो से ही हमको मनका बनाने का कारखाना मिला है, सीप काटने का एवं इत्यादि सारे कारखाने मिले। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है,
पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से पाई गई है? तो नटराज जो है वो हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से पाया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में कौन पाया गया? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल ये सभी क्या है? यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से जो है जलाशयों का साक्ष्य मिला है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के कुछ सभ्यता का स्थल दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। यदि हम बात करें गुजरात, तो गुजरात में जो है वो धौलावीरा, रंगपुर, लोथल एवं सुरकोटदा जो है स्थल कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और मंडा की बात करें तो मंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। रोपण जो है वह पंजाब में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो मोहनजोदड़ो का सतह अन्वेषण कब शुरू किया गया था? 1980 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो जो बैल होता था वह उसकी मोहरों पर हमेशा देखा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था? इसमें शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था बताना है। तो मांडा जो है वो इससे संबंधित नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो जो रैम व्हीलर थे उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में अपना पद संभाला था और खुदाई का जिम्मा लिया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है सबसे पहले RD बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के नीचे ले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक इस फैली हुई है। यह जो है वो 300 ईस्वी पूर्व जो है वो पुरानी स्थल है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, डैश का विकास 500 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा नदी घाटी के पूर्व तलछटी के क्षेत्र में हुआ था। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम लोग पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2500 ईस्वी पूर्व जो है यह अस्तित्व में आई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन थे। क्या थे? ईंट के बने भवन थे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीने का मिश्रण करते थे। तो वे कांसा बनाने के लिए तांबा और टीना का क्या करते थे? मिश्रण करते थे। क्या बनाने के लिए? कांसा बनाने के लिए। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो आजमगढ़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का
प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है वो सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो वे किसकी पूजा नहीं करते थे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये विष्णु की पूजा नहीं करते थे, जबकि शिव, कबूतर एवं स्वास्तिक की पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी से संबंधित कुछ पॉइंट दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तीन मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। और इसकी मूर्ति जो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाला स्नानागार कहाँ से मिला है, यह मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि जो होती थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है अगला हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। क्या टॉपिक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का पहला प्रश्न है सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। तो 1028 जो है मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में डैश मंत्र है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 1028 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो निरुक्त जो है वो जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेदों के अंगों को क्या कहा गया है, वेदांग कहा गया। और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 6 है। कौन कौन सी है, तो शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद एवं ज्योतिष और कल्प है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र है। तो यह जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है, इसका संबंध जो है युद्ध कौशल से। किससे है, युद्ध कौशल से है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो सामवेद में जो है संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता था। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश अथर्ववेद है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो मुंडक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है। तो भारत की वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 500 BC तक चला है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो अथर्ववेद जो है वह जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है और साथ ही साथ में चिकित्सा के बारे में बताता है। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किस वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो होता है वह बलिदान होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो बीमारियों का उपचार किस में दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख महाउपनिषद में किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषदों में से मात्र 11 उपनिषद जो है वो मुख्य माने जाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डैश सबसे पुराना उपनिषद है। तो जो छंदोग्ध उपनिषद है जो यह सबसे पुराना उपनिषद है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 मूल तत्वों से बना है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो नचिकेता से जो है भगवान यम द्वारा बात किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है महाजनपद काल। महाजनपद काल से हमारा प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिंबिसार जो है वो गुप्त, बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित नहीं था, जबकि यह मगध वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश से संबंधित है। राजा जो है वो चोल से संबंधित है। कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिंबिसार डैश का शासक था। बिंबिसार जो है मगध का शासक था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च कला में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। इनकी संख्या कितनी थी? तो 16 थी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है तथा जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में इनका जो है वो उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को जो है अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को, आगे देखते हैं, अवध को कोसल राज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है हमारा वो जैन धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पे हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है वह वैशाली में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थकर का क्या नाम है? तो 24वें जैन तीर्थकर जो है वो महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। पहले जैन तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव थे। और आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो वह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा जो है वह जैन धर्म से संबंधित है और साथ में यह बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वह है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान एवं साम्यक आचरण। वहीं बात करें अगर बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है बौद्ध, धम्म एवं संघ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? इसमें असंगत हमको बताना है। तो इस्लाम का जो है वो कुरान होता है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता, यही गलत है, और ईसाई धर्म का बाइबिल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म का जो साहित्य का प्राचीनतम भाग है उसको हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? आगम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर से कौन जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म का एक शाखा था जो श्वेतांबर था और दूसरी शाखा क्या थी? दूसरी शाखा था दिगंबर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है,
सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है सूत पिटक के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है वह महायान संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो विनय एवं सूत पिटक जो है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है, संकलन है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो आदिपुत्रीय सूत जो है वो अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। तो जो अभिधर्म कोश है वह प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जातक कथाएं डैश से संबंधित है। जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो बुद्धचरित नामक महाकाव्य जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से कौन सा स्थल नहीं है। तो ग्वालियर जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, जबकि बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर यह सभी स्थल किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो विनय पिटक जो है उसमें नियमों का उल्लेख किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्तूप क्यों बनाए गए थे। तो स्तूप क्यों बनाए गए थे। तो स्तूप जो है वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डैश का जन्म 560 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 480 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 80 वर्ष की उम्र में किनकी मृत्यु हो गई थी, यह प्रश्न विवादित है। जबकि 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को साल वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव पर हुआ था और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित था। तो जो है वो बौद्ध धर्म की जो है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 एवं 8। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। तो महात्मा बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में कौन सी नहीं है। तो यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, यह जो है शामिल नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सूत त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला वचन जो है वह सारनाथ में दिया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा। तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जो है
जुआन यांग जो है वो चीनी यात्री रहा था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जबकि महावीर के द्वारा प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन की वर्णन मिलता है। तो जो जातक कथाएं वो बौद्ध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। कौन सी? 6ठी शताब्दी में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो है महामाया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में दिए गए आचरण के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है क्वेश्चन विवादित है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो जो बौद्ध होता है वह बौद्ध के वास्तुकला में जो है मुख्य रूप से चैत्य होता है, विहार होता है, स्तूप और स्तंभ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। सीट ऑफ द होली बुद्ध क्या है? धम्मेक स्तूप, सारनाथ। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है? त्रिपिटक है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न जो है वो पारसी एवं यहूदी धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन जो है मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक युग्म जो भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो है मंदिर और हिंदू, यह जो भिन्न है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैन अवस्था का संबंध किससे है? तो पारसी धर्म से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी जो है वो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से कौन सा संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित जो है वो तोरा जो है वो यहूदी धर्म से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो है मौर्य वंश है, इसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।